तो स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसके साथ साथ क्या क्या था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसके साथ साथ सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान था, इतिहासकार था। इनमें जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं ये तीनों इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था, अतः उपयुक्त में से सभी जो विकल्प दिए हैं वो सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इतिहास से और एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था, ये बताना है। चौहान को गोरी ने कब हराया था, किस युद्ध में हराया था? तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हराया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1191 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय राज, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और गोरी जीत गए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या है ना, प्रीवियस ईयर से एक हमें आइडिया मिलता है कि किस प्रकार से एसएससी क्वेश्चनों को पूछती है और आगे भविष्य में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको हम लोग किस नज़रिए से देख सकते हैं, कैसे तैयारी उसकी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है। और 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? समय था 13वीं शताब्दी। स्थान राजस्थान का माउंट आबू, जो कि दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? CGL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही जवाब तेजपाल है। जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो तेजपाल ने राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। आइए देखते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के जो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के जो बघेल वंशीय शासक वीर घवल के 2 मंत्रियों एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है, जैन धर्म, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में पूछ लिया था और आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आप स्किप करते तो काफ़ी बड़ी भूल करते हैं। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश जो चोल मंदिर थे ना, भगवान शिव को समर्पित हैं। हर हर शंभू। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर तथा बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है और CGL 2006 में आया हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो आप लोग देखिए, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, हम लोग जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे ना उनको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। दीनार कहाँ की मुद्रा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दिरहम कहाँ की मुद्रा थे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते थे, खैर मेन आंसर रुपया कहते थे। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला कौन सी कला है? और एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2017 में आया हुआ गंधार कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ग्रीको गंधार कला कहें, ठीक है, तो गंधार कला याद आती है। ग्रीको बौद्ध कला, गंधार कला। गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रित शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक भी कहा जाता है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि इतिहास से रिलेटेड है, और ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा यानी 10 लेवल में जो एग्ज़ाम हुआ था ना कक्षा 10 के लिए, तो ये परीक्षा में आया हुआ था 2017 के अंतर्गत, और भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो बिंदुसार पुत्र था, किसका पुत्र था ये आपको बताना है। जो अशोक था ना, अशोक का पुत्र बिंदुसार था। आइए देखते हैं। हाथियों का इस्तेमाल किया, पूरा क्वेश्चन कहता है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का यूज किया था। हाथी कहें तो एलिफेंट। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 में हुई थी ना, तभी पूछा गया था। तो सही जवाब इसका मगध हो जाएगा। मगध राज्य में हाथियों का प्रयोग किया गया था। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम बताना है आपको। क्या समय था 1420 ईस्वी, ठीक है। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन इटली के यात्री आए थे, ठीक है। और इस CGL Tier 1 में ये क्वेश्चन आया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे, ठीक है। और जो देव राय प्रथम का शासनकाल उस समय चल रहा था, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि SSC 10+2 या कहीं CHSCL में पूछा हुआ था 2012 के अंतर्गत। और इसका सही जवाब देखने से पहले क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। अर्थात जो इंडिया में ना 28-29 राज्य हैं, उनका विधि अधिकारी आपको बताना है कौन होता है। तो विधि अधिकारी उसका सही ऑप्शन है महान्यायवादी को विधि महाधिवक्ता को विधि अधिकारी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित यानी कि योग्यता किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अनुच्छेद 165(2) अधिवक्ता राज्यपाल के पदापर्यंत यानी पद धारण करने के दौरान धारण करता है। और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप लोग एक आइडिया लगाइए ना। इसी प्रकार से आने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से लेकर और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो कि 10+2 लेवल 2015 में पूछा गया था, हुई थी परीक्षा, ठीक है। प्रथम पाली में संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कहा गया था यदि आप 18 वर्ष के हैं तो वोट दे सकते हैं, इससे पहले 21 वर्ष था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये था संविधान का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो महान्यायवादी जो भारत का होता है कहाँ पर सुनवाई करता है। SSC 10+2 लेवल 2013 का क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो ना, उसमें ये सुनवाई कर सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत यह उल्लेखित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। और ये था संविधान का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन भी संविधान से ही है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है ना उसको क्या प्राप्त है। SSC सिलेक्शन ऑफ परीक्षा जो 7 में हुई थी 2007 में, उसमें पूछा गया था। तो इसमें क्या प्राप्त है आपको बताना है। आप देखिए मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र ये प्राप्त है भाई। और देखते हैं आगे।
भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल जो अनुच्छेद 131 अपीली और अनुच्छेद 132 परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 प्राप्त है। वह भारत सरकार को एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामलों में मूल जो आधिकारिकता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 154 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 133-36 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारी से संबंधित है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो प्रधानमंत्री होता ना, ये क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। एसएससी ये स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में हुई थी, उसी में ये इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? लोकसभा का विश्वास। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है या पद ग्रहण कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री की सच्चाई। अगले क्वेश्चन के और हम लोग आ जाते हैं, जो कि एसएससी ऑनलाइन परीक्षा स्टेनोग्राफर 2017 में करवाई गई थी, उसमें पूछा गया था। तो भविष्य में आने वाले एग्जाम एमटीएस में इस क्वेश्चन को उठा लेने की संभावना। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता। लोकसभा का स्पीकर होता ना, लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा करी जाती है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक के इतर किसी विधेयक पर असहमत होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की नियुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है जो स्टेनोग्राफर का है और 2010 में पूछा गया था। कहता है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है वो है कोयला क्षेत्र से। कोयले क्षेत्र को रानीगंज कहा जाता है। देखते हैं क्या है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान तथा वीरभूमि जिलों में स्थित है, जहां प्राप्त कोयला उच्चतम श्रेणी के हैं, किंतु इसमें नमी का अंश अधिक है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील है, जैसे रेलों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, टियर 1 स्नातक स्तरीय का 2012 में पूछा गया था। तो ये कहता है, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खोज की जा रही है? तो इसमें से कौन सा गेहूं जिसकी खोज की जा रही है? तो ब्रांड गेहूं है। ब्रांड गेहूं की खोज चल रही है। तो दिए गए विकल्प में गेहूं के अतिरिक्त शेष 3 प्रजातियों की खेती भारत में व्यापार के लिए की जाती, परंतु 1965 से 7 के दौरान सबसे अधिक ब्रांड बीज की ही किस्में जारी हुई हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत में ब्रांड गेहूं की खेती की जा रही है। ठीक है, तो ब्रांड गेहूं की खेती भारत में इस समय की जा रही है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन 2012 में आया था। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन है? तो जंगल बताना है। भारत का कुछ जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है कितने प्रतिशत जंगल है? 2014 एसएससी 10+2 लेवल का क्वेश्चन है और 20% इसका सही जवाब है। भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो जंगल या वन पाए जाते हैं, एमपी कहें तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखते हैं, भारत में वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र इतना वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.23% है, जो कि विकल्प नंबर ए में है। ठीक है, अगला देखते हैं, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी कौन सी है? तो एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछी गई थी। सांगपो नदी किसे कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो और इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी आंक्षी एवं सियांग हिमानी के पास स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि महानदी रावी चेनाब नदी के उद्गम जो कि दोआब भारत में ही स्थित हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 10+2 लेवल का है, 2014 में पूछा गया था। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है कहाँ पर? तो इसका सी जवाब से कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है अक्टूबर। ठीक है, देखते हैं। निर्मित मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौट मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट कोरोमंडल पर 65 से 75 सेमी तक वर्षा होती है, जबकि आंतरिक भागों की तरफ घाटी घटती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन कोरोमंडल तट इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब है। अगला क्वेश्चन SSC HSL 2012 में आया हुआ है और कहता है कि लोनी और क्षारीय मृदा भारत में एक और नाम है। किस नाम से जानी जाती है लोनी क्षारीय मिट्टी को? तो कल्लर नाम से जाना जाता है। कल्लर इसका सही जवाब है। लोनी और क्षारीय मिट्टी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र राज्य के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह या कल्लर, ऊसर, राख या धूर, कलर, चौपन आदि नामों से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्यों में को जोड़ता है? तो पालघाट किसे जोड़ता है? SSC 10+2 लेवल 2012 का क्वेश्चन है। तो पालघाट का बताना है, तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कहता है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन साइंस का है, भौतिक विज्ञान का। SSC CGL टियर 1 2013 में पूछा गया था। तो एकल ट्रांजिस्टर इसका सही जवाब है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो एकल ट्रांजिस्टर। डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। SSC CHSL 2014 का क्वेश्चन है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है, ये इसका सही जवाब है। और देखते हैं कि क्या है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है। वृत्तीय गति में पिंड पर अधिकेंद्र बल कार्य करता है और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाले पिंड त्वरित होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, जो कि CHSL 2012 में आया हुआ है। तो देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसको करती है? तो माइक्रोफोन को। ध्वनि ऊर्जा को, जो ध्वनि ऊर्जा होती है ना, वैद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन होता है, उसके द्वारा परिवर्तित करी जाती है। माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता या भेजा जा सकता या भेजा जाता। ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आज की क्लास का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और क्या कहता है? पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कह सकते हैं? तो सही जवाब बी ऑप्शन, वृषण कोश इसका सही जवाब है। मानव शरीर में 2 वृषण कोश उदर गुहा में उभरे होते हैं या उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी स्थित होती है ना, जिसे वृषण कोश कहते हैं। प्रत्येक वृषण कोश लगभग 5 सेमी लंबा, 2.5 सेमी मोटा और गुलाबी सा तथा अंडाकार होता है। और तो आ जाते हैं हम लोग पहले पेज के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के नए क्वेश्चनों और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।